Hello students, I am विशाल शर्मा, मैनेजर प्रोजेक्ट्स एमएमसी कंप्यूटर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे और सरकार द्वारा दी गई जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका पालन कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, रिटेल एट होम। स्पेशली ये टॉपिक रिटेल ट्रेनिंग एसोसिएट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या रिटेल सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं, लेकिन रिटेल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी भी जॉब रोल में काम करती है। चाहे आप किसी भी जॉब रोल के स्टूडेंट हैं, अगर आपको रिटेल आता है, आपको मार्केटिंग की नॉलेज है, तो आपके लिए बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें रिटेल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि रिटेल का क्या मतलब होता है। सो रिटेल इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर्स थ्रू मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अर्न प्रॉफिट। रिटेल का क्या मतलब है कि किसी भी कस्टमर को या एंड यूज़र को कोई भी सामान पहुंचाना ताकि हम उससे अपना प्रॉफिट अर्न कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, रिटेल कहते हैं। तो बेसिकली रिटेल में कैसे काम होता है, रिटेल चेन कैसे काम करती है। मैन्युफैक्चरर्स के पास सामान बनता है। मैन्युफैक्चरर वो होते हैं जो प्रोड्यूस द गुड्स यूजिंग मशीन, रॉ मटेरियल एंड लेबर। कोई भी सामान बनाने के लिए एक फैक्ट्री होती है, कोई भी छोटा सा प्रोडक्शन हाउस होता है जहाँ पे सामान बनता है, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स। उसके बाद सामान बनने के बाद जाता है होलसेलर्स के पास। होलसेलर्स होते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल देम टू रिटेलर इन बल्क क्वांटिटीज़। अब मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, अब कोई भी कंपनी अपना सामान बना रही है तो वो जाके किसी कंज्यूमर के पास खुद सामान बेचने नहीं जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, होलसेलर्स होते हैं जो सामान को मैन्युफैक्चर से उठा के आगे रिटेलर्स तक लेके जाते हैं। अब यहाँ रिटेलर्स कौन हुए, द वन हु सेल्स द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी टू द एंड यूज़र एट ए हाई प्राइस। इसमें हाई प्राइस क्यों किया गया है, इसमें एक एमआरपी प्राइस जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का एमआरपी जो है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 500 रुपया है, तो वो रिटेलर उस सामान को 500 रुपये तक बेच सकता है। हालांकि उसके हाथ में है कि वो उसको अपना मार्जिन रख के कुछ कंसेशन देना चाहता है, तो उस कंसेशन को रख के आप आगे उस चीज़ को आगे बेच सकता है। अब ये सामान आगे बेचा किसको जाता है, कंज्यूमर को। कंज्यूमर कौन होता है, एंड यूज़र हु बाय द गुड्स फ्रॉम द रिटेलर्स फॉर पर्सनल यूज़। कंज्यूमर वो पर्सन है जो किसी प्रोडक्ट को खरीदता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी रिटेलर से। अब आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रिटेल एट होम। अब रिटेल एट होम का मतलब अगर हम जनरली सोचें तो मतलब हो गया कि घर से बैठ के कोई रिटेलिंग का काम करना। अक्सर लोगों के दिमाग में रिटेल का एक अलग ही भ्रम पैदा है कि रिटेल का मतलब है कोई मार्केटिंग करनी, डोर टू डोर जाके या पूरा दिन खड़े रहना। रिटेल के बहुत सारे रूप हैं जिसमें आप डोर टू डोर मार्केटिंग भी होती है, जिसके अंदर सेल्स भी होती है, जिसके अंदर आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग भी होती है। बहुत सारे इसकी पहलू हैं जिसके अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का सामान आगे कस्टमर तक पहुंचाता है, जिसके अंदर बहुत सारे इसके एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारे इसमें हाउसेज इन्वॉल्व रहते हैं कि जिनका काम है कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा के कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना। सो वाई नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, रिटेल फ्रॉम होम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रिटेलर फाइटिंग कोविड-19 लॉकडाउन। ये टॉपिक आज के टाइम में चूज़ करने का सबसे मेन जो एजेंडा है वो ये है कि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे रिटेल शॉप्स बंद हो रखे हैं, स्टोर्स काम नहीं कर रहे हैं, और अगर रिटेल शोरूम दोबारा खुलते भी हैं तो काफ़ी टाइम तक कोरोना का असर कस्टमर्स के माइंड में रहेगा, वो रिटेल स्टोर को विज़िट कम करेंगे, जिसके चलते कस्टमर्स का फुटफॉल कम होगा, सेल्स कम होगी, और एट द एंड रिटेलर्स अपना जो उनका उन्होंने अपना मार्जिन कमाना है या जो अपने अपने खर्चे निकालने हैं वो उन चीज़ों को नहीं अपना पाएंगे। अब रिटेलर फ्रॉम होम has been developed based on the input gathered from the retail community, and it will allow retailers to create a order for their inventory while their store are closed and there are no customer walk-ins। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एजेंडा है ये तब काम करता है जब आपका कोई कस्टमर आपके स्टोर तक नहीं पहुंच सकता है या फिर आपके स्टोर्स बंद हैं, तब भी ये चीज़ें काम करती हैं, जिसको हम बोलते हैं रिटेल एट होम। यानी कि आप एक जगह बैठ के अपना रिटेलिंग कर सकते हैं, अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। अब रिटेलिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ऑनलाइन रिटेलिंग, उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन सर्विसेज और ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिकली किसी चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं
किसी भी इंटरनेट के माध्यम से या किसी ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से। यहाँ पे मैंने इंडिया की जो पॉपुलर 7 एक ऐसी कंपनीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स के ऊपर हम बात करते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑनलाइन बाइंग होती है, सेलिंग होती है। अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जेबोंग, शॉपक्लूज, स्नैपडील एंड पेटीएम मॉल। पेटीएम मॉल आपने देखा है आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है कुछ टाइम से। फ्लिपकार्ट पे आप सामान खरीदते हैं, अमेज़ोन बहुत पुरानी ऐप है, मिंत्रा पे आप बहुत सारा सामान खरीदते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे अरबों का बिजनेस कमाया जाता है। और आज की स्टडी के हिसाब से अगर बात करें, फ्लिपकार्ट की जो इनकम है आज के दौर में, जैसे ही लॉकडाउन खुला है उसके बाद जो स्टोर्स को बंद रखा गया है या फिर उसके बाद गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है उनके चलते ऐसी ऑनलाइन डिलीवरी अलाउ कर दी गई है सामान को लेके, तो इनकी जो आज की डेट की इनकम है वो 3 टाइम्स रेगुलर इनकम से बढ़ चुकी है। इनकी अगर वो एक टाइम पे 1 अरब कमा रहे हैं तो इस टाइम वो 3 अरब कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्लेंटी ऑफ टाइम्स जो इनकम्स बढ़ चुकी हैं। उसका कारण है कि कस्टमर स्टोर्स में नहीं जाना चाहता, कस्टमर बाहर नहीं निकलना चाहता या उसको निकलने का मौका नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसके चलते रेवेन्यू जो कमाया जा रहा है वो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू बहुत स्ट्रांगली कमाया जा रहा है। अब इसमें क्या एक बहुत सारी एक स्ट्रैटेजीज़ इन्वॉल्व रहती है डिजिटलाइजेशन के थ्रू, जिसमें आपके पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जैसे आप फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, लिंक्डइन देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। आपने देखा होगा आप जब फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आप अपने स्क्रॉल करते हैं तो साथ में एड्स चलती रहती हैं जिसमें कोई ऑफ़र्स या कोई नए प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाता है कि आप नए नए ऑफ़र्स आ जाते हैं कि भाई कोई 5000 का कोई सूट है वो आपको 2000 में मिल रहा है, किसी चीज़ पे 90% डिस्काउंट दिखेगा। बहुत सारी ऐसी अट्रैक्टिव एड्स वहाँ चलती हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ जैसे हम कुछ सर्च करना चाहते हैं गूगल पे, हम कुछ सर्च करते हैं तो सर्च हमारा जिस चीज़ को हम कर रहे हैं वो हमारे सामने आती है, लेकिन साथ ही बगल में उसके एक नई एड्स चलती रहती हैं कि ये एक नया प्रोडक्ट आया है, ये नया ऑफ़र आया है। उस चीज़ को लेके आप उसको हम एड्स कहते हैं जो आपकी सर्चिंग के टाइम डिस्प्ले होती हैं। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आजकल ज़माना है ऑनलाइन मार्केटिंग का। आप जैसे गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, एसईओ में क्या किया जाता है कि आपने मान लीजिए ब्राइडल लिखा, तो एसईओ क्या करेगा, उसके अंदर एक ऐसा सेटअप है, जिस बंदे ने वो एसईओ के थ्रू अपनी साइट्स को मेंटेन किया होगा उसी की फटाफट से ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ब्राइडल मेकअप या ब्राइडल लहंगा वट कुछ भी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका आपको सबसे पहले उसका नाम दिखना शुरू हो जाता है। वेबसाइट्स की बात करें तो वेबसाइट आज की डेट में एक मेजर जो इंफॉर्मेशन सोर्स रहता है। आपको पता है कि आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं उसके लिए आप किसी भी ऑथेंटिक जो वेबसाइट होती है प्रोडक्ट की वहाँ पे जाते हैं, उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। आपको कोई भी उसके रिलेटेड कुछ पूछना है, आप वहाँ पे कस्टमर केयर में बात करते हैं। तो इस तरह से भी आप आगे डिजिटलाइजेशन के थ्रू अपना परचेजिंग कर सकते हैं। कन्वर्जेशन मार्केटिंग क्या होती है कि इसमें हमारे कुछ रेगुलर कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप मेंटेन रहते हैं, हमारे एक अच्छे पीआर उनके साथ होते हैं, पब्लिक रिलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो वो लोग हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर काम करते हैं कि आगे वो कस्टमर लेके आते हैं, हमारे लॉयल कस्टमर बन के वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स इंक्रीज सेल इस तरह से करते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी तरह की कंपनी या किसी भी तरह के प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी को कोई प्रोडक्ट सेल किया, आपने ऑनलाइन इंटरेक्शन करी है किसी से। अब ऑनलाइन इंटरेक्शन में इंसान एक दूसरे को देखता नहीं, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो दूसरा इंसान जो प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है आपकी साइट या आपकी कंपनी की 10 जगह प्रेज करेगा कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उनका प्रोडक्ट जेन्युइन है, लॉयल सेलर्स हैं, तो आप वहाँ से अपना सामान खरीद सकते हैं। ईमेलिंग्स में क्या होता है, आपके पास कुछ ऐसी मेल्स आती हैं जिनमें आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है या आपके वहाँ पे डेटाबेस सेव होता है जिसके थ्रू आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाती है। न्यूज़ लेटर्स आप तक पहुँचाए जाते हैं कि ये नया चीज़ आया है, ये नई लॉन्चिंग हुई है, तो आप उसको पढ़ के भी उत्साहित होते हैं कई बार ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन बाइंग के लिए। उसके बाद क्या होता है कि कुछ मार्केटिंग चैनल्स होते हैं CRM के अंडर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंडर, जिनमें आपके पास लीड्स जनरेट करी जाती हैं। लीड जनरेट क्या होता है कि कस्टमर का बेस एक जनरेट किया जाता है जिसमें से आपके पास पोटेंशियल बाइंग कस्टमर्स के डाटा आता है जिसको आप अप्रोच करते हैं और आप उसको एक्टिव कस्टमर में कन्वर्ट कर देते हैं।
उसके बाद मोबाइल की बात करें, मोबाइल आपको पता है आज की डेट में एक छोटी सी हर इंसान की दुनिया बन चुका है, जिसके अंदर आपके पास पूरा A to Z चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे शॉपिंग है, चाहे बातचीत करना है, चाहे अपने मेल्स करना है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। कुछ ऐप्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको मोबाइल के थ्रू आपको अपनी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती है। मैसेजेस आपके पास आते हैं मोबाइल्स के थ्रू, जहाँ पे आपको वो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपका इंटरेस्ट कैप्चर करती हैं। तो ये कुछ एक डिजिटल स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम ऑनलाइन मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। उसके बाद बात करते हैं CRM की। CRM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मार्केटिंग और एनी रिटेलिंग, बिकॉज CRM होता क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ एन अप्रोच टू मैनेजिंग ए कंपनीज इंट्रैक्शन विद करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। तो जो करंट आपके कस्टमर हैं, पोटेंशियल कस्टमर, करंट कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो आपके रेगुलर कस्टमर होते हैं, जो अक्सर आपसे सामान लेते हैं। पोटेंशियल कस्टमर वो कस्टमर जो सामान लेने के लिए इच्छुक होते हैं, यानी कि आपको पता होता है कि ये बहुत ही पोटेंशियल कस्टमर है, ये सामान लेगा ही लेगा। तो आपके कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको आप एक्टिव कस्टमर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाउ CRM फिट्स इन विद योर ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज़। अब ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज़ में कैसे ये काम करता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लीड कैप्चर फॉर्म है, कोई फॉर्म भरता है, आपकी लीड पहुँच जाती है वेबसाइट के अंदर। ई-कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग, कोई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपनी इंक्वायरीज कर रहा है तो वो आपकी वेबसाइट में उसका डाटा पहुँच जाता है। फेसबुक पे आपके प्रोडक्ट को किसी ने देखा तो आपके पास उस बंदे की डिटेल पहुँच जाती है। सेल्फ हेल्प कस्टमर पोर्टल, कई बार कस्टमर केयर को बंदा अप्रोच करता है तो आपके पास वेबसाइट में वो चीज़ें पहुँच जाती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों का जो फोकस है वो वेबसाइट के ऊपर है। ये जब सारी चीज़ें वेबसाइट के अंदर पहुँचती हैं, लोगों की डिटेल्स, तो ये सारी डिटेल आगे CRM सिस्टम में भेज दी जाती हैं। CRM सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि कंपनीज इंट्रैक्शन विद करंट एंड पोटेंशियल, अब यहाँ पे आपको पोटेंशियल कस्टमर भी मिल सकता है और आपका करंट कस्टमर भी मिल सकता है। अब यहाँ आपकी मेजर आपका काम शुरू होता है कि आपको उन कस्टमर के साथ बात करनी है, उनकी क्वेरी सॉल्व करनी है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना है। नेक्स्ट क्या होता है, रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स। अब आप क्या करते हैं कि इन जो भी आपके पास डाटा आया उसकी एक रिपोर्ट कैप्चर करते हैं और उसके ऊपर एनालिटिकल स्टेटमेंट्स कैप्चर करी जाती हैं। अब एनालिटिकल CRM इज ए सबसेट ऑफ CRM in which data is collected by a company about their customer interaction with the goal of increasing customer satisfaction and their customer retention rate। अब इसमें क्या किया जाता है कि आपका जो कंपनी के कस्टमर के साथ इंट्रैक्शन करी जाती है उसमें मेजर फोकस दिया जाता है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन लेवल हाई रखा जाए उसका, और कस्टमर्स का रिटेंशन रेट भी बढ़ा के रखा जाए। कस्टमर का रिटेंशन रेट क्या होता है कि कस्टमर आपका मेंटेन्ड रहे, वो आपसे कभी भी टूटे ना। उसको रिटेन करने के लिए आपको अलग अलग तरह के ऑफर्स देने पड़ते हैं, उसके साथ लॉयल्टी स्कीम्स शेयर करनी पड़ती है, या उसको उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर खरा उतरना होता है। एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन रिटेलिंग एंड सेल्स चैनल। यूजिंग द इंटरनेट एज योर प्राइमरी सेल्स चैनल ऑफर मल्टीपल एडवांटेजेस। शॉपिंग इज ईजी एंड कंफर्टेबल फॉर द कस्टमर एंड यू कैन कस्टमाइज देयर एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन पास्ट सेल एंड प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे क्या है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फ़ायदा वो ये है कि कस्टमर को एक कंफर्ट रहता है, कस्टमर को कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। रात को 12 बजे भी कस्टमर शॉपिंग कर रहा है, अगले दिन उसके पास सामान पहुंच जाता है। आप इसमें जो मेजर अपना फोकस रखते हैं कस्टमर की पास सेल्स को देके कि कस्टमर मान लीजिए एक घर के लिए कोई सामान खरीद रहा है, या आपके अब अगर बात करें हम क्लोथिंग्स की, तो अपने लिए कोई कपड़े ढूंढ रहा है वो, तो आपके पास आपको पिछला उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक रखना होता है कि उसने पहले किस तरह के कपड़े रखे हैं या खरीदे हैं। आपको उस तरह के प्रोडक्ट्स उसको पहले अवेल करवाने हैं ताकि उसको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, क्योंकि कस्टमर जब भी चीज़ों को उसको ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों पे सर्च करनी पड़ेगी तो वो उस चीज़ को छोड़ देगा और वो ये सोचेगा कि मैं यार छोड़ो, जब भी पॉसिबल हुआ मैं जाके वो सामान खरीद लूँगा। अब हमने बात करी है ऑनलाइन शॉपिंग की, हमने बात करी ऑनलाइन किस तरह की हम रिटेलिंग घर पे बैठ के कर सकते हैं। अब बात आ जाती है फॉलोअप ड्यूरिंग द ऑनलाइन रिटेलिंग। अब आपने कस्टमर बनाया है अपना, आपने फ्लिपकार्ट के थ्रू अपने कस्टमर्स को एड्स दी हैं, आपने पेटीएम मॉल्स के थ्रू अपनी एड्स दी हैं, आपने फेसबुक के थ्रू अपनी एड्स दी हैं, आपने यूट्यूब पे डाली हैं, बहुत सारे चैनल्स आपने यूज़ किए हैं। अब बात आती है कि फॉलोअप कैसे करना है ऑनलाइन रिटेलिंग के दौरान। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम पहला टॉपिक इसमें देख रहे हैं वो है कलेक्ट बिजनेस कार्ड। अब बात है यहाँ पे कि हम उसको फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बिजनेस कार्ड कलेक्ट करने का मतलब है कि आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में उसको पंच कर सकें, आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो उसके लिए आपके पास डिटेल उसकी होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप ऑनलाइन उनका फॉर्म भरवा सकते हैं ताकि वो अपनी डिटेल्स आपके पास सेंड कर सकें।
उसके बाद टेक नोट्स ड्यूरिंग बाइंग मीटिंग। अब आपकी जब भी इंटरेक्शन कस्टमर से होती है, मान लीजिए आप ऑनलाइन ही कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर आपको अपने बारे में सारी भी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको बता रहा है, तो आपका मेजर फ़र्ज़ है कि उन चीज़ों को नोट डाउन करना। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कस्टमर एक ही चीज़ के ऊपर या एक ही टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करे। अगर आधा घंटा कस्टमर आपसे किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, तो उसमें उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो आपसे वो डिस्कस कर रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसकी वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आपकी मीटिंग्स होती हैं बायर्स के साथ, उनके साथ जो भी मीटिंग के दौरान नोट पॉइंट्स होते हैं उनको आप नोट करें। उसके बाद यूज़ ए न्यू अकाउंट फॉर्म। अब आप क्या कर सकते हैं कि जब आप कस्टमर के साथ बात करते हैं, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कस्टमर की पूरी डिटेल्स फिल करवा सकें। या फिर आप कस्टमर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आपको एक गूगल फॉर्म भेजा जाएगा जिसके अंदर आप अपनी इनिशियल इन्फॉर्मेशन को फिल कर दीजिए, ताकि हम आपको फ्यूचर रेफरेंस में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको अपडेट करते रहें। सेंड फॉलोअप ईमेल्स टू न्यू एंड एग्जिस्टिंग अकाउंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपने कभी देखा होगा कि आप जहाँ से रेगुलर शॉपिंग्स करते हैं, रेगुलर आप जाते हैं जिन स्टोर्स पे, आपको उनसे मेल्स या मैसेजेस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको रेगुलर इन टच रहने के लिए, ऑब्वियसली आप अगर डेली फ़ोन करें तो कस्टमर इरिटेट हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, पीरियोडिकली आफ्टर सम टाइम उसको मेल्स कर सकते हैं सेंड, ताकि कस्टमर का अगर कोई भी इंटरेस्ट जनरेट हो उन चीज़ से रिलेटेड तो आपको वो कॉन्टैक्ट बैक कर सकें। उसके बाद क्या होता है, सेंड सैम्पल्स टू द बायर्स। आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ लिया, आपने उसकी जो भी उसका ज़रूरत थी उसको समझ लिया, पूरा कर दिया। अब आपको जो भी प्रोडक्ट वो ख़रीदना चाहता है उससे रिलेटेड उसको सैम्पल्स भेजने हैं। सैम्पल भेजने का मेन एजेंडा क्या होता है कि कस्टमर जो भी सामान ख़रीदना चाहता है उसको पहली ही बार में परफेक्ट सामान दिया जाए, ताकि वो उस चीज़ के रिटर्न वगैरह एक्सचेंज कर इस तरह की प्रॉब्लम्स में ना फंसे, क्योंकि इन सब चीज़ों से कस्टमर इरिटेट होता है और आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को ख़राब कर देते हैं। सजेस्ट ए बाय। होता क्या है, कई बार प्रोडक्ट इस तरह के कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं कि कस्टमर ने लेना एक है लेकिन उसको 2 या 3 प्रोडक्ट पसंद आते हैं, तो आपकी एक प्रायर ड्यूटी बन जाती है एज ए रिटेलर कि कस्टमर को आप सजेशंस दीजिए कि सर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है। बाकी कस्टमर की पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रोडक्ट को जब सिलेक्शन हो जाता है कस्टमर के साथ, तब उसके बाद आप अपनी पेमेंट टर्म्स को सेट करते हैं। पेमेंट टर्म्स सेट करने का बहुत ही एक मेजर रीज़न ये है कि कई बार कस्टमर हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या कस्टमर हमारा नाराज़ हो जाता है कि हमने स्टार्टिंग में उनके साथ पेमेंट टर्म्स को डिस्कस नहीं किया होता। कि कुछ कस्टमर्स के पास एडवांस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, कुछ कस्टमर सोचते हैं कि जब हमारे को प्रोडक्ट डिलीवर होगा तब हमने पेमेंट करनी है। तो ये चीज़ें आपको पहले क्लियर करनी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एक ऐसे कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपको एटलीस्ट 70% या 60% एडवांस लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि कस्टमर अगर इन केस वो प्रोडक्ट ना ले आपसे तो आपका वो नुकसान जो है वो आपको ना हो, कस्टमर को हो। उसके बाद जब आपका सामान बिक जाता है तो आपको इशू ए परचेज ऑर्डर एंड कंफर्म द ऑर्डर। आपको अब क्या करना है, अपने कस्टमर को अपने फाइनल जो आपका ऑर्डर प्लेस करना है उसके लिए परचेज ऑर्डर आपको कस्टमर को देना है और ऑर्डर को कंफर्म करना है। तो उसके बाद आपको, जैसे मैंने ये सारा समझाया है, आप एक चीज़ पे फोकस अपना ध्यान रखिए कि रिटेल एट होम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑनलाइन प्रमोशन ही करिए, बल्कि आपके पास जितना भी मैक्सिमम आप इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ थ्रू एनी चैनल, चाहे वो टेलीफोन है, चाहे वो ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर के थ्रू या किसी भी तरह के चैनल के थ्रू, उनके अलावा भी आपके पास जो बेस्ट मेथड आप आज की डेट में सोच सकते हैं वो आप अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ज़माना जो है वो कंपटीशन का है। अगर आप एक लिमिटेड अपने दायरे में रहेंगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत नहीं, पूरे विश्व में रिटेल इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है ग्रोथ के अंडर कंट्री की, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो डे बाय डे ग्रोथ करता है। इसकी कभी भी ग्रोथ रुकती नहीं है, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। सो ऑनलाइन रिटेलिंग जो है, या जो हम घर पे बैठ के अपने एक छोटे से कमरे में बैठ के रिटेलिंग करते हैं, वो एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि इसमें आप अपना प्रोफेशनलिज्म के चलते आप अपनी अर्निंग्स को, अपनी सैलरीज को जितना ऊंचा लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक का कंक्लूजन मैं यही बोलूँगा कि ए ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक। एक जो सपना है वो किसी जादू के साथ पूरा नहीं होता है, वो सच्चाई एक जादू के साथ नहीं बनती है। उसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ता है, अपनी डिटर्मिनेशन रखनी होती है, अपना हार्ड वर्क करना पड़ता है, ताकि उस अपने गोल को आप अचीव कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ।
चंडीगढ़ स्किल डेवलपमेंट मिशन का, जिन्होंने इतना इनोवेटिव आइडिया निकाला है, ये ट्रेड वाइज जो अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स को होमवर्क दिया है ताकि स्टूडेंट्स को फर्दर इसका फ़ायदा मिल सके, और स्टूडेंट्स जो अपने घर पे इस टाइम बैठे हैं उनको इस जो अपने कोर्सेज़ वो आज की डेट में कर रहे हैं उनके फ़ायदे समझ आ सकें, और वो जिन चीज़ों को हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिन स्किल्स को हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उन चीज़ों को समझ के जब भी अपने घर से बाहर कदम रखें तो उनके सामने उनका उज्जवल भविष्य उनको दिखे। अंत में दोबारा एक बार मैं थैंक यू करना चाहता हूँ चंडीगढ़ स्किल डेवलपमेंट मिशन का। धन्यवाद।